हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, रिप्रोडक्शंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल अकाउंट्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, कैरेक्टर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ऑक्यूरेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया और टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया पढ़े थे। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको सामने दिख रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर्स है। इसमें जो जो है वो हम इसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो क्या होती है। इसकी सेल स्ट्रक्चर लगभग यू बैक्टीरिया के समान दिखाई देती है, लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया है ये थोड़े यू बैक्टीरिया से डिफरेंस या भिन्नताएं इनके स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी, लेकिन लगभग ये सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया के जैसे ही दिखाई देंगे। अभी जो ये आर्कीबैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन व नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उस पर एक या एक से अधिक फ्लैजिलम या पाइलस जैसी संरचनाएं पाई जाती है। सेल वॉल है ये बनी होती है प्रोटीन और नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड मतलब होते हैं शुगर्स की बहुत सारी यूनिट्स, पॉली मतलब बहुत और सेकेराइड्स मतलब शुगर। तो पॉलीसेकेराइड्स का मतलब हो जाएगा शुगर्स की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करेंगे, उसे हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो ये सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स और नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स की बनी होती है, और जो सेल वॉल होती है उस पर बहुत सारे पाइलस जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये उसकी कैप्सूल्स हो गई आर्कीबैक्टीरिया की। फिर क्या होता है, इसकी सेल वॉल जो होती है ये क्या होती है, पॉलीसेकेराइड्स नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होती है। ये क्या करेंगी, सेल वॉल ये जो सेल्स है इसके इंटरनल पार्ट की ये रक्षा करेंगी, और इनकी सेल वॉल पर ये क्या एक से अधिक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर ये जिन्हें हम पाइलस कहते हैं ये पाए जाते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है यह यू बैक्टीरिया के समान सिमिलरिटी रख रहे थे, और यहाँ एक साथ अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के तरह भी सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। इन बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट भरा रहता है। ये जो प्रोटोप्लास्ट है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट भरा रहता है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट हो गया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा रहता है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या भरा रहेगा, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए होंगे, और क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स वगैरह पाए जाएंगे। ये क्या हो गया, आर्कीबैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर्स हो गया। अब आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं। शेप्स कैसे, रॉड लाइक शेप्स में भी हो सकते हैं, और स्पाइरल शेप्स में भी हो सकते हैं, और प्लेट लाइक शेप में भी हो सकते हैं। अभी जो ये आर्कीबैक्टीरिया है ये क्या करेगा, डार्क कंडीशंस में ही अपनी ग्रोथ करेगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया हो गया। अब इसके बाद हम रिप्रोडक्शंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया में हमने देखा कि आर्कीबैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शंस होता है वो 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में रिप्रोडक्शंस बाय बडिंग के द्वारा और बाइनरी फिजेंस 2 मेथड के द्वारा ये होगा। तो हम देखते हैं पहले बाय बडिंग क्या होती है। बाय बडिंग के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो बर्डिंग के द्वारा क्या होगा, इसमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ये हो गया। हाइड्रा एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रा का, जैसे हाइड्रा का ये हो गया प्लांट्स, इसमें क्या होगा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगी। अब ये
बर्ड ग्रो इनटू हाइड्रा एंड गेट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स। ये क्या करेंगी, बर्ड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ग्रोथ करेंगी। ग्रोथ करके क्या होंगी, जो पेरेंट सेल्स है या वो मदर सेल्स है, इससे क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी और न्यू सेल्स या न्यू सेल बन जाएंगी या न्यू बर्डिंग के द्वारा जर्मिनेशन होकर न्यू पेरेंट सेल्स की तरह ही वर्क करने लग जाएंगी। तो ये बाय बर्डिंग के द्वारा ये रिप्रोडक्शंस हो गया। अभी हम देखते हैं बाय, एक और है, यहाँ देखो, यहाँ अच्छे समझ में आएगा कि ये एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। टीनी पम्प ऑफ पियर्स ऑन पेरेंट हाइड्रा। फिर क्या हो रहा, पेरेंट हाइड्रा डेवलप बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर बर्ड की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने के बाद में बर्ड ब्रेक ऑफ द बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा। ये जो है हाइड्रा, इससे इंडिपेंडेंटली वो फ्री हो जाती है और ये मदर सेल्स या फिर उसको जो सेल है इससे सेपरेट हो जाती है और इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। देखो, ग्रोथ होकर ये सेल से सेपरेट हो गई। तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शंस होता है इसे बाय बर्डिंग रिप्रोडक्शंस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बाइनरी फ्यूजन्स। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, अमीबा का देख लेते हैं। एक अमीबा की सेल्स है, ये क्या हो रही है, पेरेंट सेल्स है। ये न्यूक्लियस इसका 2 पार्ट में डिवाइड होएगा। पहले न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस में फ्यूजन होगा। तो क्या होंगी, न्यूक्लियस का 2 सेल्स में डिवाइड होगा। फिर क्या होंगी, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो ये 2 सेल्स अलग अलग होने लगेंगी और यहाँ फ्रीडमली टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। ये नेक्स्ट डायग्राम इसका पेरेंट सेल्स है। ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस चल रही है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में अब इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइडेशन हो रहा है। फिर ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा हमें 2 न्यू डॉटर सेल्स प्राप्त हुई है, इसे हम बाइनरी फ्यूजन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स होता है, बाय एंडोस्पर्म के द्वारा, बाय सिस्ट के द्वारा और बाय कोनिडिया। तो जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा। तो एंडोस्पर्म डेवलप करके जर्मिनेशन करके ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ है क्या होती है, जो कंडीशंस में ये बैक्टीरियल सेल्स क्या होंगी, गोल होकर थिक वॉल जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। या फिर ये बेसिलस या कोलेस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया में होता है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सेल वॉल में एक एंडोस्पर्म बनता है जो सेल के बीच एक किनारे पर होगा। जब बैक्टीरियल सेल संकुचित होकर गोल हो जाएंगी तो जिसके चारों ओर एक थिक वॉल बन जाएंगी, जिसे हम एंडोस्पर्म कहेंगे। फिर इसके द्वारा इसका रिप्रोडक्शंस होता है, अंकुरन करके न्यू सेल्स बनाता है। ये जो एंडोस्पर्म होगा ये सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर से घिरे रहेगा और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जेनेटिक मटेरियल होगा। और जेनेटिक मटेरियल जब सेल वॉल फट जाएंगी तो ये एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, जर्मिनेशंस करके न्यू सेल्स बनाने लगेगा। अब सिस्ट के द्वारा, फिर उसके बाद कोनिडिया के द्वारा। सिस्ट एक छोटी सी संरचना होती है जिसके द्वारा भी रिप्रोडक्शंस होता है। और कोनिडिया एक फ्लैजिला या फिलामेंटस पर लगे होते हैं, इसे हम कोनिडिया कहते हैं। जिस फिलामेंटस पर ये लगे होंगे उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इसके द्वारा भी ये कोनिडियोफोर जर्मिनेशन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस टाइप से हमने आर्किबैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखे। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ आर्किबैक्टीरिया देखते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या होता है, जूट और पटसन बनाने में आर्किबैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। और मक्खन और पनीर बनाने में, अल्कोहल बनाने में भी आर्किबैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। चारा तथा तंबाकू बनाने में भी
चमड़ा रंगने में, जो चमड़ा होता है उनको रंग करने में भी आर्कीबैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अभी जो कपास हो गया, सूत हो गया, इनको नष्ट करना, ये अभी हमने ऊपर पढ़े जूट एवं पटसन बनाने में इसकी यूज़फुल कैरेक्टर या यूज़फुल एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की। तो इसमें जूट बना सकते, पटसन बना सकते, मक्खन बना सकते, पनीर बना सकते, अल्कोहल बना सकते, चारा तथा तंबाकू बनाने में, चमड़ा रंगने में ये यूज़फुल या बेनिफिट कैरेक्टर या इम्पोर्टेंस हो गया। अभी हार्मफुल देखेंगे तो ये क्या है, रोगजनक क्रिया होती है। ये क्या करते हैं, कपास और सूत को भी नष्ट कर सकता है। और क्या, भूमि की उर्वरा शक्ति, जो भूमि में जो उर्वरा शक्ति होती है उसको भी कम करने के लिए भोजन को नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार इसके ये हानिकारक इम्पोर्टेंस है। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया का यहाँ आर्कीबैक्टीरिया का हमने देखा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, रिप्रोडक्शंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में 2 टाइप्स के देखे, बेनिफिट और हार्मफुल। बेनिफिट में हमने जूट्स बनाने, पटसन बनाने, मक्खन और पनीर बनाने में यूज़ करा, अल्कोहल बनाने में, चारा तथा तंबाकू बनाने में, चमड़ा रंगने में। ये यूज़फुल एक्टिविटी हो गई ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। और हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में क्या हो जाएंगे, ये जो है वो डिसीज़ युक्त होंगे या फिर रोगजनक क्रियाएँ होंगी। इसमें कपास, सूत यानी कोई नष्ट करने की एबिलिटी होती है। ये क्या होंगी, इससे जो सॉइल है उसकी उर्वरा शक्ति ये कम होंगी इससे, और जो भोजन है उसको नष्ट करेंगे। तो इस टाइप से इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में यूज़फुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़ हमने देखे। ये आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत हमने पढ़ा। ये आर्कीबैक्टीरिया यहाँ पे कंप्लीट होता है।